हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और खुशी से होगे। तो आज आपका क्लास जो है, इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रश्नावली 1.2 का पांचवा, छठवां और सातवां क्वेश्चन सॉल्व और इजी मेथड द्वारा। और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी हैंड डिटेल नोट्स के द्वारा, हमारे द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने प्रिपरेशन में बहुत अच्छे सुधार कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर आपको सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट का, और वो भी हैंड डिटेल नोट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इसके पहले लेक्चर नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 है ये। तो आप मत सोचिएगा कि सीधे मैं यही पढ़ा रहा हूँ, नहीं, इसके पहले 2 लेक्चर को प्रोवाइड कर दिया गया, आप लोग जाकर उसे देख लीजिए। जांच करें कि पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आपकी चित्रा बुक में चित्रा बुक से पढ़ना है। देख लीजिए ये बुक, समझ गया। पांचवा क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी बुक है ना। जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको एक शर्त दिया है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या n के लिए वह संख्या वह संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो आप सभी जानते हो कि 6n 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं 0 की जिक्र होगी। जैसे कि मान लो कोई भी संख्या कोई भी संख्या आपके अंत में अगर 0 आता है, समाप्त अगर 0 पे होता है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। क्लियर समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लो मैं 20 के उदाहरण लेता हूं, 20, 30, 40, तो ये सभी संख्याएं 5 से अवश्य होंगी कि ये क्या होंगी, विभाजित होंगी, विभाजित होंगी। तो अगर हम 6n का गुणनखंड निकालें तो 2 इंटू 3 की पावर n, यानी कि 2n इंटू 3n होगा। हाँ, तो यहां से आपको मालूम चला, यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह आपको लिख देना है। यहाँ पर क्या, कोई संख्या के अंत में 0 आए तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, लेकिन 6n के गुणनखंड 2, 6n का गुणनखंड 2, 3 है, अतः यह 5 से विभाज्य नहीं है। इसलिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड ये है। समझ गया। अगर आप बात किया जाए 5 से 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा। समझ गया मैं क्या कर रहा हूं। ये तभी समाप्त होगी जब इसमें उसके गुणनखंड में 0 का जिक्र हुआ होगा। समझ गया। 0 अंक समाप्त होगा, यानी कि वो 5 से क्या होगा, कटेगा। समझ गया। तो ये क्या हुआ, 5 से इसमें दोनों में क्या होगा, नहीं कटेगा। 0 तभी आएगा जब वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, लेकिन यहाँ पर 6n का गुणनखंड 2, 3 है, अतः यह 5 से विभाज्य नहीं है। संख्या 6, इसलिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या करें कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो, भाज्य संख्याएं क्यों है, तो आपके पास संख्याएं कितनी दी गई है ये बात पहले मालूम कर लीजिए। आपको क्वेश्चन कितना पूछा गया है,
एक आपको साक्षात बोला गया है इतना और इतना संख्या, समझ गया, इतना और इतना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके मालूम कर ले कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, फिर इसको मालूम कर लेना है, उसके बाद दोनों का रिजल्ट जो आएगा हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो कैसे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर देखो 13 प्लस 13 कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ पर अगर 13 प्लस 13 कॉमन ले तो 7 इंटू 11 बच जाएगा, और प्लस देखो इन दोनों को कॉमन मैंने ले लिया तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, जीरो नहीं हो सकता है, एक एक हो जाएगा। हाँ, अब ये 13 में, अब 13 इसको बाहर रखने दो, अब 7 का गुणा अगर 11 में किया जाए तो 77 होगा, और 77 का गुणा अगर 1 में किया जाए तो भी 77 होगा। तो 77 प्लस अब 1 है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो 13 गुणे 78, 77 1 78, अब इन दोनों का अगर गुणा करें तो 1014 आएगा, 1014 आएगा। अब देखो 1014 का हम गुणनखंड करें तभी मालूम चलेगा ना। अब यहाँ पर चूंकि लिख लेना, यहाँ पर चूंकि भाज्य संख्याएं तभी होती हैं जब उनका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है, ये लिख लेना, समझ गया। चूंकि भाज्य संख्याएं तभी होती हैं जब उनका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है। तो इसका भाज्य गुणनखंड हम निकाल ले 1014 का, 1014 जो है 2 से कट जाएगा, 2 5 10। अब देखो दो संख्या ले रहे हैं तो 2 7 14, अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 छक्के 3 5 15, 3 छक्के 18, 20 हो गया ना यहाँ पर, तो 3 छक्के 18, 2 बचा, फिर 3 9 27। अब देखो ये 13 से कट जाएगा, 13 13 169 और 13 1 13। अगर हम बात करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू इतना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 से अधिक है। क्या है, 2 से अधिक है, अर्थात ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। अतः आप लिखेंगे, अतः 1014 का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। आप पूछोगे क्यों रामकोला का भागवत गीता लिखवा रहा है, समझ गया, ये इतना बड़ा सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों लिखवा रहा है, तो आपको रीजन भी पूछेंगे कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या तभी हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, और इसका हमने निकाला तो देखा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, यानी कि 4 है। तो ये कौन सी संख्याएं हुई, भाज्य संख्याएं। आपको उम्मीद करता हूं कि ये पहला वाला जो है समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग ये आखिरी वाले पे, करते हैं आखिरी वाले पे। अब हमारे पास, अब चलते हैं अगले वाले पे, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम यहाँ पर देखें तो 5 कॉमन लें, अभी बताएंगे क्यों। 5 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, समझ गया, और यहाँ से सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। तो यहाँ से 5 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू, अब देखो गुणा में है क्योंकि इसे ये देखो ये संख्या क्या है, गुणा में है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी अंक नहीं रहेगा, यानी 5 पूरी तरह से हट जाएगा। अगर प्लस रहता है तो वहां पर 1 लिखोगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर प्लस है तो 5 अगर कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, गुणे में आपको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये जो स्वतः क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 कॉमन ले रहे हैं तो ये 5 क्या है, गुणा में है। समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ, तो 5 हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर, समझ में आ गया। हम इसका गुणा करें
तो देखिए 7 छके 42 हो गया, इंटू 4 तिहाई 12, 12 12 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यहाँ पे ये हो गया +1। पूरा क्लियर समझ में आ गया। अब इसका हम लोग गुणा कर लें, 5 इन दोनों का गुणा कर, इनको पूरा गुणा करके यहाँ पर लिख लिया जाए 42 और 24 का गुणा कर लिया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 10 इतना आ गया, समझ गया, 8 1 9 1 10। और ये क्या हुआ 1, यानी 1009। और इसका गुणा किया जाए तो 5 9 45, 0 5 एकम 5, यानी 5045। क्या हुआ 5045 हमारे पास ये संख्या हमारे पास निकल के आई। अगर इसका हम लोग गुणनखंड करें तो आप देखोगे कि अगर इसका हम लोग गुणनखंड करें, देखा जाए और फिर इसको जांच करेंगे ना, तो फिर वो वाक्य आपको लिखना पड़ेगा कि ये तभी अभाज्य गुणनखंड भाज्य हो सकते हैं जब इनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। 2 भी होगा तभी भी होगा, 2 या 2 से अधिक हो। तो अगर उसी तरह हम देखें तो इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड किया जाए तो 5 से कट जाएगा, सॉरी इसका नहीं ना, इसका गुणनखंड करना 0.49, 5 से इसका गुणनखंड किया जाए तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 0, और यहाँ पर आएगा अपना 5 9 45, 5 9 क्या आ जाएगा 45, एक 0 उतरेगा, 5 9 45। अगर इसको हम भाग दें एक बार देख लिया जाए कैसे क्या हुआ है। 5 से कॉमन ले तो 5 एकम 5 कट जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा, और ये 0 0 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो ये 4 उतरा, ये 4 उतरा ना, तो फिर यहाँ पर 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पर फिर से एक 0 लगाएंगे, और 5 9 45। समझ में आ गया ना। अब हमको 5 से, अब देखो हमारे पास 2 अभाज्य गुणनखंड एथी आ गए। अब इसको ज्यादा बड़ा मत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सीधे 1009 से काट दे रहे हैं। तो आपको मालूम है कि अभाज्य गुणनखंड जब 2 या 2 से अधिक हो तभी भी वो क्या होंगे, भाज्य होंगे। तो इसका मान लो अगर मैक्सिमम अगर सपोज किया जाए तो 5 इंटू देखो 1009 आ गया, तभी भी ये क्या है, भाज्य संख्या है। अतः ये संख्याएं भाज्य हैं, यानी दोनों संख्या आपको भाज्य मिल गए। क्यों? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 या 2 से अधिक है। यहाँ पर 2 भी होगा तभी भी भाज्य होगा। अगर 3 भी होगा तभी भाज्य होगा, 2 से बड़ा भी होगा तभी भी भाज्य होगा, 2 से कम रहेगा, यानी कि अगर बात किया जाए 5 तो 5 नहीं होगा। समझ गया? तो क्लियर समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, 7 क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कराता हूं। चलिए, अब हमको क्वेश्चन दिया है 7वां क्वेश्चन। देखिए बहुत बड़ा है 7वां क्वेश्चन, आप जब बुक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता। इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग के पास बुक होगा तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। और मुझे उतना भी एडिटिंग नहीं आता है जिससे कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाए, उसे मतलब मैं उतना एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। तो बात सुनिए, क्या दिया है क्वेश्चन कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब ये कोई एक खेल का मैदान है, यानी कोई एक प्लेग्राउंड है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, यानी कि रास्ता है। अगर बात करें तो एक वृत्ताकार क्या है, रास्ता है। ये क्या है अपना, एक रास्ता है। अब देखिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि कोई एक लड़की है, एक सोनिया नाम की, उसको इसी वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में क्या लगता है, 18 मिनट लगता है। यानी कि मान लो सोनिया, यहाँ पर एक सोनिया लड़की है और यहाँ से मतलब रनिंग की, तो ये क्या हुआ, इसको क्या लगा, 18 मिनट लगा। फिर से अपनी पुनः अवस्था में आने पर कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है ना। ये कौन है, तो एक सोनिया है, यहाँ पर सोनिया यस लिख दे रहा है, सोनिया है। हाँ, अब देखो, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा
करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या लगते हैं? रवि को 12 मिनट। मान लीजिए ये एक रवि है, ये एक रवि है, इसको ये पूरा करने में क्या लगता है? 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? तो 12 मिनट लगते हैं। समझ गया? सोनिया को 18 मिनट और इसको क्या लग रहे हैं? 12 मिनट। तब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो मान लीजिए वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन ध्यान समझिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ही साथ चलेंगे, एक ही साथ दौड़ेंगे और क्या होंगे, तो ये कितने समय पे एक मतलब दोनों एक ही पास पहुंचेंगे। जबकि एक ही साथ मतलब रनिंग कर रहे हैं तो इसको 18 मिनट लग रहा है सोनिया को, और रवि को कितना मिनट लग रहा है? तो 12 मिनट। तो अगर हम बात करें सोनिया की बात करें तो सोनिया को अगर एक चक्कर 18 मिनट लग रहा है, एक चक्कर में कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। 18 मिनट लग रहा है तो दो चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा? तो 18 दूनी 36 मिनट। वही है रवि, रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना लग रहा है? 12 मिनट। तो दो चक्कर पूरा करने में क्या होगा? 24 मिनट लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और ऑब्वियसली लगेगा। और उसके बाद से तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है एक ही स्थान पर कितने समय में पहुंचेंगे। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम निकाल दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने मतलब कब ये क्या होंगे कि एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। हाँ, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सोनिया द्वारा दौड़ में लगा समय, सबसे पहले लिखेंगे सोनिया द्वारा दौड़ में लगा समय 18 मिनट तथा रवि है ना, क्या है? रवि, हाँ, रवि द्वारा दौड़ में लगा समय 12 मिनट। यही है। तो अब लिखेंगे तो उनका पुनः एक ही स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या होगा? 18,12 है ना? क्या होगा? 18,12। क्या एलसीएम इसका निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो इसका एलसीएम निकाला जाए 18,12 का। 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, अब यहाँ पर 9 आ गया, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये देखो आ गया। अब पुनः स्थान पर कब मिलेंगे? 2 × 3 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 के बाद 24 बैठते हैं 36, यानी कि 36 मिनट में ये क्या होंगे कि एक ही स्थान पर मिलेंगे। अब कहोगे कि आप एलसीएम ही क्यों निकालें? एलसीएम ही क्यों निकालें? आप एचसीएफ भी निकाल सकते थे, गुणा भी कर सकते थे, तो ये भाग भी कर सकते हैं। तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये है कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैथ में तो कॉन्सेप्ट समझने की बात है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। समझ गया? आप समझेंगे कि सिर्फ इसे रटना पड़े तो मैथ नहीं होगा। समझ गया? तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह आपको ये क्वेश्चन बताया गया, तो सबसे पहले आपको बोला गया कि सोनिया जो है इसी वृत्ताकार पथ, मतलब ये जो वृत्ताकार रास्ता है इसको रनिंग कर रही है, यानी दौड़ लगा रही है। तो कितने मिनट में? तो 18 मिनट में। और रवि जो है 12 मिनट में कर रहा है। अब एक ही समय पे यानी एक ही साथ भी मतलब रनिंग कर रहे हैं और एक ही समय पर रनिंग कर रहे हैं, तब तो इसको कितना, इसको अधिक लग जा रहा है, इसको कम लग जा रहा है। क्यों? तो इसको निकालने के लिए अगर बराबर देता तब बोलता कि बताइए कि कब पहुंचेंगे। तब हम क्या करते हैं, बराबर देता था इसमें 2 का गुणा, मतलब 2 का क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें आराम से 36 मालूम चल जाता। लेकिन तभी भी हमको 36 मालूम चला है। अब बता रहे हैं कैसे। तो जब ऐसी स्थिति हो और जब दो वैल्यू को अलग अलग दिया गया, दो वैल्यू को अलग अलग दिया गया, समय निर्धारित कर दो कि एक ही समय एक ही साथ चलते हैं और एक कब समय पर आएंगे, तो आप यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकाल सकते। एलसीएम निकालेंगे तो मालूम चल जाएगा। एचसीएफ इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ निकालेंगे तो इसकी दूरी जो होगी हाफ दूरी बताएगी, कम आएगा। समझ गया? और एलसीएम जब निकालेंगे तो बड़ी दूरी बताएगी, यानी कि इसकी पूरी दूरी बताएगी। समझ गया?
तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 18, यानी कि जब बड़ी संख्या होती है ना, अगर मान लो यहाँ पर 24 होता और यहाँ पर 18 होता, तो 24 का गुणा 2 में कर देते हैं और तो जितना आता तो उसका भी आंसर वहां पर इतना ही आता। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर बड़ी संख्या भी होती तब उसका गुणा 2 बार कर देते, माने 2 बार चक्कर लगाने के लिए कर देते, तो उसका भी आंसर इतना ही आता, 36 ही आता। अगर 24 का गुणा 2 में करेंगे तो जितना उसका आंसर आएगा 24 का गुणा 2 में अगर करेंगे, मान लीजिए 24 का मैंने गुणा कर दिया 48, तो यहाँ पर 48 मिनट ही आएगा, लेकिन हमें 24 का गुणा नहीं करना है, 24 नहीं दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ हमारे प्यारे दोस्तों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इतने देरी तक रुक कर हमारे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप कमेंट में प्लीज बताइए कि कैसा मेरा वीडियो कैसा है।